बात देश की में आप सबका स्वागत। मैं हूं इशफाक और आज बात देश की में देश के दिल यानी दिल्ली की करेंगे, क्योंकि दिल्ली में सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है। चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर एक छोटी सी झड़प हुई है जो आज पूरे दिन छाई रही है, क्योंकि मामला चीफ मिनिस्टर, आप और चीफ सेक्रेटरी के बीच का था, जो बाद में होम मिनिस्ट्री तक चला गया है। और लगातार ये हाई प्रोफाइल ड्रामा जो है आज सुर्खियां बटोरते रहा। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेटमेंट्स भी आए, लेकिन आपकी लगातार खामोशी भी बड़े सवाल पैदा कर रही है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस ने भी इस मैदान में बाजी मार ली और सीधे आप पर निशाना साधते हुए कहा कि हालात जो कुछ भी बन रहे हैं ये तो होने ही थे, क्योंकि कमान जो केजरीवाल के पास है। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ दिल्ली में हुआ है रात देर गए से अभी तक। दिल्ली सरकार के विधायकों की गुंडागर्दी। केजरीवाल जी, आपके विधायक तो थप्पड़ मारते हैं। मुख्यमंत्री आवास विधायकों की गुंडागर्दी का निवास। विधायकों की दादागिरी मतलब आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की बदमाश कंपनी। जी हां, आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली की सत्ता में आसीन केजरीवाल एंड कंपनी, अब जिसको एक नया नाम दिया जा रहा है, आपकी बदमाश कंपनी। दरअसल ये हम नहीं बल्कि दिल्ली की ही जनता के मुंह से सुनने को मिल रहा है केजरीवाल एंड कंपनी की गुंडागर्दी की वो खबरें जिन्होंने मजबूर कर दिया है ब्यूरोक्रेट्स को काम छोड़ हड़ताल पर जाने के लिए। बीती रात करीब 12 बजे की वो घटना जिसने मंगलवार की सुबह दिल्ली में खूब चर्चा बटोरी। राशन कार्ड के मुद्दे को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश भी शामिल होते हैं। इनके अलावा आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक भी इस बैठक में मौजूद होते हैं और किसी बात पर चीफ सेक्रेटरी के साथ तीखी बहस होती है और फिर यह बहस मारधाड़ में तब्दील हो जाती है। चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश का आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास पर सीएम केजरीवाल की आंखों के सामने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, अजय दत्त और प्रकाश जायसवाल ने उनके साथ बदसलूकी की। एक आईएएस अफसर के थप्पड़ रसीद दिया गया है और तो और ब्यूरोक्रेट्स के साथ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने गाली गलौज और कई तरह की अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया। और सीएम हाउस में हुई गुंडागर्दी की ये तस्वीरें बेशक अब तक बाहर नहीं आई हो, लेकिन एक तस्वीर है जो जरूर सामने आई है। तस्वीर है मुख्यमंत्री आवास से पैदल बाहर निकलते हुए मुख्य संसदीय सचिव अंशु प्रकाश की। और जब गेट से बाहर पैदल चीफ सेक्रेटरी निकल गए, फिर जाकर उनकी गाड़ी पीछे पीछे गेट से बाहर आती है और गेट से बाहर आकर अंशु प्रकाश कार में बैठकर चले जाते हैं। हम लोग एलजी साहब से निवेदन करके आए हैं कि ये जो दिल्ली के ब्यूरोक्रेटिक हेड है उन पे जो एजॉल्ट हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जैसा है। इसमें तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ये कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि काम करने का माहौल नहीं है। तो मुख्यमंत्री आवास पर अपने साथ हुई बदसलूकी का आरोप लगाने वाले चीफ सेक्रेटरी ने इस बाबत दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से शिकायत की है। तो वहीं इन आरोपों का खंडन करते हुए आप विधायकों ने उल्टा चीफ सेक्रेटरी पर मीटिंग के दौरान उनके साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। और इस बाबत आम आदमी पार्टी के विधायकों ने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग कर डाली है। तो दिल्ली में अब एक नया संकट पैदा हो चुका है। एक तरफ दिल्ली सरकार है तो फिर दूसरी तरफ दिल्ली के प्रशासनिक अफसर। इस मामले में दोनों ही पक्ष अलग अलग कहानी बयां कर रहे हैं।
जहां आम आदमी पार्टी विधायक किसी भी बदसलूकी का इनकार करते हुए उल्टा मुख्य संसदीय सचिव को आरोपों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं ब्यूरोक्रेट्स ने हड़ताल करके दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर डाली है। इस बीच अब आम आदमी पार्टी ने इस नए संकट का जन्मदाता बीजेपी को बता दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायकों का आरोप है कि दिल्ली सचिवालय में अफसरों ने आज उनके साथ मारपीट की है और आशीष खेतान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि दिल्ली सचिवालय में आज जिस भीड़ ने उनके ऊपर, उनके साथियों पर हमला बोला है, वो भीड़ बीजेपी के नारे लगा रही थी। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को गुंडों की पार्टी भी करार दे दिया। दो चीजें हैं, आपने खुद कहा कि मारो मारो के नारे लग रहे हैं, तो कम से कम वही चलाइए, चल रहा है। ये चलाइए, दिखाइए जनता को कि जिनको आप दास के अफसर बता रहे हैं, जिनको आप दानिक के अफसर बता रहे हैं, जिनको आप आईएएस अफसर बता रहे हैं, वो वहां पर खड़े होकर कह रहे हैं कि मंत्रियों को मारो। तो पहले तो पता चले कि वो अफसर हैं या कोई और हैं या बाहरी हैं, और ये अब जब पता चल जाए कि वो बाहरी हैं तब इसकी जांच हो कि वो बाहरी लोग अंदर कैसे पहुंचे। इस अराजकता के लिए आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार खुद जिम्मेदार है। उन्होंने जिस तरह से दिल्ली के अंदर कोहराम और अफरा तफरी की स्थिति पैदा हुई है, रात के 12 बजे मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल और संजय सिंह जी से कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को क्यों बुलाया था, और रात के 12 बजे वहां पर 9 विधायक क्या कर रहे थे। जो गाली गलौज मारपीट उन्होंने की, उस पर केजरीवाल जी खुद एक्टर, डायरेक्टर और खुद उसके प्रोड्यूसर हैं। 12 बजे राशन का बांटने वाले थे। ये कौन सी स्कीम है जो रात को 12 बजे राशन बांटेगी? अगर आपको राशन के बारे में मीटिंग करनी थी चीफ सेक्रेटरी से, आप पहले एक दिन करते, अगले दिन सुबह जल्दी 9 बजे 10 बजे करते। रात को 12 बजे आपने इंटेंशनली बुलाया उसको हरेस करने के लिए। क्या बदल गया? आपने क्या नीति थी आपकी? आप किन नीति के ऊपर बात करना चाहते थे जिससे लोगों को पता लगे कि आप साफ हैं? मुझे लगता है ये साजिश के तौर पर सारा काम हुआ है। एलजी साहब को चुप नहीं बैठना चाहिए, एलजी साहब को दखल देना चाहिए। दिल्ली उनके अधीन आती है। अगर इस तरह से चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर आपस में झगड़ा करेंगे तो फिर काम नहीं हो सकता किसी सूरत में। बहरहाल देश की राजधानी में जब सरकार और ब्यूरोक्रेट्स के बीच नई I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day. इस बीच अभी थोड़ी देर पहले भी कैंडल लाइट मार्च हुआ है नई दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने यही फैसला लिया है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो अपनी मांग जो है वो करते रहेंगे और काम से भी दूर रहेंगे। एक पहलू ये भी है। लेकिन इस बीच अभी थोड़ी देर पहले कपिल मिश्रा भी मीडिया से बात कर चुके हैं, और क्या कुछ उन्होंने इस पूरे एपिसोड पर कहा, क्योंकि आपके पूर्व नेता भी है और जब बोलते हैं तो काफी फायर ब्रांडेड है। क्या कुछ कपिल मिश्रा बोल चुके हैं, पहले इसको भी आपको दिखाते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और केवल हाथापाई नहीं हुई है कि आस्ते चलते दो लोगों की बहस हुई और लड़ाई हुई है, वो नहीं हुआ है। घर पे बुलाकर हमला करवाया गया है।
जब चीफ सेक्रेटरी रात को घर पहुंचे तो ऑलरेडी विधायक वहां पर मौजूद थे जिन्होंने हमला किया है। मुख्यमंत्री के कहने पर, मुख्यमंत्री के घर में, मुख्यमंत्री के सामने चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हमला किया गया है। तो आपराधिक मामला है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, घर पे बुलाकर हमला करवाने का इसमें मामला बनता है और साजिश रचकर चीफ सेक्रेटरी को डराने, धमकाने और हमला करने की कोशिश की गई। डेफिनेटली ये सुनियोजित हमला था, क्योंकि रात को बुलाया इसीलिए गया था कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो मीडिया में तुरंत नहीं आ पाएगी, कोई लोग नहीं है जो देख रहे होंगे, खबर नहीं बनेगी, और इस प्रकार सुनियोजित करके डरा के धमका के चीफ सेक्रेटरी को घर भेजने की एक तरह से योजना बनाई गई थी और उसी के ऊपर उन्होंने काम भी किया है। पहली बार शहर में ऐसा हुआ है, लेकिन 4 अधिकारियों को धमकियां पहले भी दी गई थी। KS मीना है इसमें, वर्षा जोशी हैं इसमें, सारंगी जी हैं और अश्विनी जी हैं, जिनको हमला करने की धमकियां पहले भी दी थी और ऑन रिकॉर्ड वो फाइलों पर लिख कर गए कि उनको फिजिकल हमले की धमकियां मिल रही हैं और उस प्रकार का हमला अब कर भी दिया गया। नहीं, अब सरकार चल नहीं पाएगी, ये सरकार चलने की स्थिति में नहीं और चल भी नहीं रही। 17,000 करोड़ की प्रोजेक्ट इस सरकार की वापस गई हैं, 49 विकास की परियोजनाएं ठप पड़ी हैं, बजट सरकार बना नहीं रही है, पुराने बजट का सरकार हिसाब किताब नहीं कर रही है और उसी हताशा में आकर अब शहर की सरकार को ठप करने की तरफ जानबूझकर, ये कोई गलती नहीं हुई है केजरीवाल जी से, ये सुनियोजित तरीके से जानबूझकर सरकार को ठप करवाना चाहते हैं, क्योंकि अपनी असफलताएं अब। चलिए अब जरा चर्चा की शुरुआत कर देते हैं और आपको मिलाते चलूं कि आज जो मेरे साथ बात देश की में इस पैनल पर जुड़ेंगे, अपने अपने इलाके में और अपनी अपनी पार्टी के काफी कद्दावर नेता है। हमारे साथ आज अशोक गोयल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। अनुज आत्रे जी हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वकार चौधरी है, आप पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोफेसर रवि रंजन जी है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रवि रंजन जी। सबसे पहले शुरुआत ही करूंगा अशोक गोयल जी आपसे। दिल्ली में जो कुछ हाई प्रोफाइल ड्रामा आज देखने को मिला, पहला मौका नहीं है जब अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में बना रहा हो और अरविंद केजरीवाल और LG के बीच में हमेशा सुर्खियां तो आ रही थी, लेकिन इस तरीके से चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट और आज जिस तरीके से अब पूरा प्रशासन एक साइड से और पॉलिटिकल वॉइस से एक साइड से, कहां पर दिल्ली की सियासत को आप देख रहे हैं और कितना संगीन दिन कल हो सकता है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो ये कहूँगा एक संवैधानिक संकट दिल्ली के अंदर पैदा हो गया है। एक ऐसी सरकार दिल्ली के अंदर आई है जो खुद को पहले जो कहती थी कि हम अराजक हैं, वो करीब करीब उन्होंने साबित कर दिया है कि किस तरह से एक मुख्य सचिव को रात को 12 बजे, सबसे पहला प्रश्न तो उन्होंने खुद ही खड़ा किया कि रात को 12 बजे दिल्ली के मुख्य सचिव को घर में बुलाया और उसके बाद एक जो गैंग है जो अपने MLA और उनके कुछ लोगों को वहां पर इकट्ठा करके, जिस तरह से आज मुख्य सचिव ने जो अपनी कंप्लेंट दी है उसमें जो उन्होंने लिखा है कि पहले तो मुझे धमकाया गया कि पूरी रात यहां पर रखा जाएगा, उसके बाद उनको यह कहा गया कि जाति सूचक शब्द के लगाकर आपके ऊपर SC/ST एक्ट में आपके ऊपर केस बना देंगे, और उसके बाद उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात की है जो कि बहुत अलार्मिंग है कि वहां पर मौजूद किसी भी व्यक्ति ने मुझे एफर्ट नहीं की बचाने की, यानी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों वहां पर मौजूद थे, उन्होंने अपने किसी भी विधायक को रोकने की कोशिश नहीं की। और दूसरी बात मैं गौर जी ये बता दूं कि मैं हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी और विजेंद्र गुप्ता जी के साथ एक डेलीगेशन में, मैं भी उस डेलीगेशन में था। कुछ ही दिनों पहले अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हम गए थे एक डेलीगेशन के माध्यम से, और वो जो चेहरा उस दिन मैंने देखा था जिसमें उन्होंने अपने घर बुलाकर अपने विधायकों के द्वारा जिस तरह से अपमान किया, बेइज्जत किया, और जब वहां पर बेइज्जत और अपमान होने के बाद जब बाहर निकले तो उनके जो विधायक थे उन्होंने विजेंद्र गुप्ता जी और मनोज तिवारी जी और जो महिला हमारी मेयर थी उनके साथ जिस तरह से बदसलूकी की, ये आज उसी का रिपीट है। और ये पहली बार नहीं है, ये चौथे मुख्य सचिव हैं दिल्ली के, और सभी ने अपने अपने कार्यकाल में लिखा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बिल्कुल संविधान का पालन नहीं करते। अभी जयदेव सारंगी जी ने भी अपने कंप्लेंट के अंदर लिखा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं तुम्हारा जो है वो जीना हराम कर दूंगा। तो ये एक अराजक सरकार आ गई है और मुझे लगता है मुझे लगता है, मैं गौर जी सिर्फ एक बात खत्म करूंगा कि जिस तरह से 3 वर्ष पहले इन लोगों ने जो बड़े बड़े वायदे किए थे उसमें पूरी तरह से नाकाम हो गई सरकार। 20 विधायकों की जो उस पर मेंबरशिप चली गई है, उसको अब ये सारा डाइवर्ट हो रहा है के लिए ये ऐसी हरकतों पर ये सरकार आ गई है। अनुज जी,
क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो रही है और किस तरीके से आज के एपिसोड को भी आप देखते हैं, और उसके बाद जरा और भी पहले पर मैं चलता हूं जी। देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली में इस समय जो है एक बहुत ही संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है हमारे ब्यूरोक्रेसी को जो है हड़ताल पर जाना पड़ा, और उसके बिल्कुल वाजिब कारण है। ये मुख्यमंत्री एक ऐसे मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को मिले हैं कि जो बहुत ही दुर्भाग्य है। ये दिल्ली की जनता ने जो एक प्रयोग किया था आम आदमी पार्टी के रूप में, वो प्रयोग कितना भारी पड़ रहा है आज उस चीज का जीता जागता नमूना है। ये साफ दिख रहा है, ऐसा पहली बार किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ जहां ये जंगल राज की अगर कानून व्यवस्था की भी अगर कहीं बात कही जाती थी, वहां भी ऐसा नहीं हुआ। आप ब्यूरोक्रेसी की इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप किसी चीज की इज्जत नहीं कर रहे हैं। जब से ये गद्दी पर बैठे हैं, संविधान में इनका विश्वास नहीं रहा। ये चाहे शुरू से लेकर के इन्होंने पहले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीर जंग जी से शुरुआत करी, उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी शकुंतला गैमलिन थी उनको लेकर के इन्होंने विवाद किया। किस प्रकार से लेकर के आज के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेकर के इनका तमाम विवाद चल रहा है, कहीं इनका दिल्ली पुलिस के साथ लेकर के विवाद रहा, कहीं तमाम ब्यूरोक्रेसी पहले भी उस पर अपने हाथ खड़े कर चुकी है कि दिल्ली में हमसे जो है ये असंवैधानिक काम करवाते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए जब 49 दिन की सरकार थी, मुख्यमंत्री पद को इन्होंने जो है शर्मसार किया, जाके राजपथ पे जाकर के धरने पे बैठ गए। मुख्यमंत्री होते हुए आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, आपका विश्वास नहीं है। आप गणतंत्र दिवस का आप विरोध करा आपने, आपका देश के किसी चीज में आपका कानून में विश्वास नहीं है। आप अपने एक ईमानदार और भ्रष्टाचार मिटाने को लेकर के आप नारे को लेकर के आए थे, और आपके विधायक आपके मंत्री तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और कार्य प्रणाली आपकी बता रही है कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री के सामने किया गया। और आज बीजेपी और कांग्रेस एक ही पेज पर नजर आ रही है। देखिए, सवाल टारगेट सीधे आप पर है, लेकिन अगर आज के इस पूरे हाई प्रोफाइल ड्रामा को मैं आपके पास ले चलूं तो आप इसे कैसे देखते हैं पॉलिटिकली, और कितना संगीन मामला ये है, कितना खतरनाक मामला ये है दिल्ली के लिए भी, और क्या मैसेज पूरी रियासतों के अंदर जा सकता है इससे? देखिए, ये अगर घटना घटी है तो ये तो शेमफुल है, इसमें दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन दोनों हमारे सोसाइटी के लिए गार्जियन क्लास है, तो इस तरीके की अगर हिंसा होगी और इस तरीके की अगर बात होगी, आपसी सहमति नहीं होगी, तो इससे खतरा पैदा होगा। और दूसरा जो एक सवाल मुझे समझ में नहीं आता है, केजरीवाल जी खुद भी ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल किसी पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर और राजनीति में आए हैं। तो उनको यह समझना चाहिए कि किस तरीके से राजनीति और ब्यूरोक्रेसी दोनों साथ मिलकर काम करती है, क्योंकि दोनों जब तक म्यूचुअल नहीं होगी तब तक डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का और पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल हमारे मास्टर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनका एक डिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर, कंट्राडिक्टरी पोजीशन नहीं है। और कोई सरकार अगर ये सोचती है कि हम कंट्राडिक्टरी पोजीशन करके चला लेंगे तो लार्जर आप लॉन्गर रन में देखेंगे तो वो बेसिकली डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तो ऐसी घटनाएं अगर रिपीट होती हैं, मैं आज टीवी में देख रहा था कि बेंगलोर में भी किसी नेता ने किसी सिविल ऑफिस को जलाने की कोशिश की, तो इस तरीके का जब आप एग्जाम्पल सेट करते हैं तो पूरे सोसाइटी में लॉ मेकर्स इस तरीके से कार्रवाई करते तो बड़ा सवाल उस वक्त उठता है। तो दे आर गार्जियंस ऑफ द सोसाइटी, उनको जो है हम कानूनी रूप से देखें तो वकार चौधरी साहब, चूंकि बॉल आपके खीमे में है और तीर और सवाल सारे आप पर ही चलाए जा रहे हैं, आप डिफेंड नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल जो हमेशा खुलकर बोलते थे आज काफी खामोश नजर आए, अगरचे दो पार्टी लीडर्स की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग भी की गई, लेकिन खुलकर जवाब किसी चीज का नहीं। और अभी शाम होते तक भी वो वीडियो फुटेज, वो सीसीटीवी वीडियो रिलीज नहीं किया गया, आखिर क्यों? अशफाक साहब, आज मैं पहले तो बता दूं, प्रोफेसर साहब की बात से बहुत सहमत हूं कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स पे राजनीतिक रंग चढ़ता जा रहा है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है और बड़ा दुखद समय है ये कि एक चुनी हुई सरकार को ब्यूरोक्रेट्स चलने नहीं देना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग में रंग चुके हैं। देखिए, जो ये साजिश चल रही है, पहले मैं इसकी सच्चाई से आपको रूबरू करा दूं कि ये है क्या। ये मसला है 2.5 लाख जो रोज राशन के उपभोक्ता है उनसे जुड़ी हुई मसला, यानी करीब 2.5 लाख लोग हैं जो राशन उन्हें इस महीने नहीं मिला। उसको लेके कहीं ना कहीं जनता का प्रेशर हमारे विधायकों पे, चूंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, उन पर था। उसी प्रेशर को लेकर विधायक मुख्यमंत्री निवास जाते हैं, वहां पे कंप्लेन करते हैं, वहां पे मीटिंग करते हैं, वहां पे मुख्य सचिव को बुलाया जाता है, उनसे जवाब मांगा जाता है।
अगर वो मीटिंग से उठ के बगैर जवाब दिए उंगलियां उठना शुरू हो गई है। पहले मैं पूछना चाहूंगा वो ये कि सेट प्रोटोकॉल 12 बजे आप चीफ सेक्रेटरी को बुलाएंगे। 12 बजे का नहीं, देखिए हम घड़ी देख के काम नहीं करती आम आदमी पार्टी। जनता के लिए चुने हुए, जनता की जवाबदेही हमारे ऊपर है, हम घड़ी देख के काम नहीं करते। प्रोटोकॉल कोई चीज है जिसके सर 12 बजे जंग हमने 10 बजे बुलाया था, मुख्य सचिव साहब को 10 बजे बुलाया था, वो अपने निजी कारणों की वजह से मुख्यमंत्री आवास पे 12 बजे पहुंचते हैं, लेकिन हमारे प्रतिनिधि 12 बजे तक उनका इंतजार करते हैं, बावजूद इसके कि वो हमें जवाब दें। उन्होंने वहां सीधा सीधा कहा कि मेरी जवाबदेही आप लोगों के लिए नहीं है, मेरी जवाबदेही एलजी साहब के लिए। एक चुनावा प्रतिनिधि जो जनता हमसे अपेक्षा करती है और हम उसको राशन नहीं दे पा रहे हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जिन पर कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग चढ़ गया है, तो वो तो फेलियर आप सरकार का ही है कि आप टैकल नहीं कर पा रहे हैं, आप ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं। सर अगर आप ब्यूरोक्रेट्स पे कोई राजनीतिक रंग, मुझे अफसोस इसी बात का है कि आज तक कभी भी किसी भी सरकार में, वो कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की रही हो, किसी की भी रही हो, ब्यूरोक्रेट्स किसी पार्टी का नहीं होता। चौधरी साहब, लेकिन सारे आज एपिसोड मेरी बात सुन लीजिए वकार साहब। अब आप लगातार आपके नेता कह रहे हैं हम तो विपक्ष में हैं, हम तो इधर सरकार में हैं, लेकिन हमारी एनडीए और बीजेपी में बनती नहीं है, इसलिए हमारे को टारगेट किया जा रहा है। आपकी एक ही पार्टी तो नहीं है जो इस तरीके से, कांग्रेस भी किसी जगह पर सरकार में है और केंद्र में कोई और सरकार है, इस तरीके से और भी रीजनल पार्टियां हैं पूरे देश के अंदर जो हुकूमतें कर रही हैं। अगर वो भी ये कहना शुरू कर दें तो हालात तो खराब होने ही है। तो सच्चाई है ये, बिल्कुल आपकी बात, आप खुद ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। बताइए जहां पे सरकार भाजपा के अलावा और किसी गवर्नमेंट की सरकार है, वहां कहां चलने दिया जा रहा है? चल रहा है, मणिपुर का देख लीजिए। ये गलत बात मैं बताता हूं। आप रातों रात वो सीएम पंजाब आपके बिल्कुल पास में है, जहां आप घड़ी घड़ी आप मीटिंग करने जाते हैं, वहां तो चल रही है सरकार। सर आप अभी बिहार का ताजा उदाहरण देखिए, रातों रात बिहार में भी हुकूमत तो चल रही है, इलेक्टेड हुकूमत तो चल रही है। नहीं, इलेक्टेड हुकूमत चल रही है। सर आप देखिए ना ब्यूरोक्रेट्स का, यहाँ पे ये लोग अधिकारियों का किस तरह से फायदा उठा रहे हैं। भाजपा नहीं चाहती कि जनता के हितों में काम करे। अशोक गोयल जी, क्या सारा सिस्टम रंग गया है बीजेपी में, भगवा रंग में, कि उनको दिखता नहीं है कि ये केजरीवाल जी है, इलेक्टेड सीएम है, दिल्ली के सीएम है, ये एलजी साहब है, मैंने किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है? देखिए गौर जी, मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम चैनल के माध्यम से वकार जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो हमारे देश में एक फेडरल सिस्टम है और पिछले 70 वर्षों से लगातार ब्यूरोक्रेट्स आप सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो सारे एक सुर में पूरी बात सुन रहे थे, आपको पूरा मौका मिलेगा। वकार जी सुनिए एक बार, पूरा फेडरल सिस्टम सुन लीजिए, आप झूठ बोल, आप सुन लीजिए, झूठ मत बोलिए, सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा वकार जी। क्या सिस्टम में कोई अफसर है जो अरविंद केजरीवाल कह सके कि ये सही आदमी है, इसके साथ हमारे लिए तो सब अफसर देखिए हमें काम चाहिए, हमें अफसर से कोई वकार जी सुन लीजिए, चाहिएगा डायरेक्टली हर कोई काम करना चाहिए, सिस्टम कैसे चलेगा वकार साहब? देखिए इस देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हमेशा रही है, केंद्र में अलग अलग सरकारें पहले भी रही है। कभी भी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें कोई कुछ परसेंटेज ब्यूरोक्रेसी की अगर कहीं गड़बड़ है तो, लेकिन पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी कभी भी किसी भी सरकारी अंदाज में काम नहीं करती, इंडिपेंडेंट है और लगातार करती रही है। लेकिन वकार जी सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे हम आराम से सुन रहे थे, आपको धैर्य रखिए, अपना झूठ सामने आ रहा है तो आप थोड़ा सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। देखिए इन्होंने 3 साल पहले जिस तरह से दिल्ली के अंदर शुरुआत की, लोगों को झूठ बोलकर ऐसे प्रलोभन दिए, ऐसे वायदे किए, अब इनकी झूठ बिल्कुल उतरती जा रही। आप देखिए कि एक के बाद इनके जो 12 विधायक हैं वो कोई रेप के केस में, कोई गुंडागर्दी के केस में, कोई फर्जी डिग्री के केस में, कोई इनके मुख्यमंत्री के निवास पे रिश्वत देने के चक्कर में। आप वकार जी सुन लीजिए, जब आप बात कर रहे थे तो हम सुन रहे थे आपको, उसके बाद जवाब दीजिएगा। इनके जो हीरे जो सेलेक्ट करके लाए थे केजरीवाल जी, जो कहते थे कि मैं हीरे लेकर आया हूं, 12 विधायक जेल जा चुके हैं अलग अलग हीनियस आरोपों में। एक रेप के केस में, एक अपनी पत्नी के ऊपर असॉल्ट करने के लिए, एक फर्जी डिग्री के चक्कर में, एक किसी का फर्जी प्लॉट के चक्कर में, और आज ये जो अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल, इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के एक एम्प्लॉय को थप्पड़ मारा, उसके लिए जेल में गए। इन्होंने एक महिला को मोलेस्ट किया, उसके लिए जेल में गए। और अमानतुल्ला खान के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है।
और जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है उसके ऊपर इन पे सीबीआई का केस चल रहा है। तो ये जो इनके हीरे हैं, इनके कारनामे दिल्ली पिछले 3 साल में देख चुकी है। सबसे बड़ी जो शर्म की बात है, वो सबसे बड़ी जो शर्म की बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री के रहते हुए ये बड़ा रात को 12 बजे मीटिंग करना, और जब वो सीना जोरी और चिल्ला रहे हैं विधायक, तो मुख्यमंत्री का चुप रहना, उप मुख्यमंत्री का चुप रहना, ये साफ बताता है कि ये एक साजिश थी, एक सोची समझी साजिश थी। और सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स को गलत रूप से पेंट करना निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, संवैधानिक है और लोकतंत्र की हत्या है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, जब बड़े से बड़ा अधिकारी इस देश के अंदर, इस दिल्ली के अंदर सेफ नहीं है, तो छोटा अधिकारी क्या करेगा? महिला कहां से सेफ होगी? ये जो सरकार लोगों को सुरक्षित करने आई थी, वो इस देश के ब्यूरोक्रेट को, दिल्ली के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट को अपने घर में बुलाकर पीटती है। ये क्या दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करेगी? वकार साहब, सवाल मेरा आपसे, और बाद में मैंने डॉक्टर साहब के पास भी चलना है इस सवाल को लेकर। सवाल काफी ज्यादा है और जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी थी वो कहीं टैक्टफुली सही नहीं थी, कहीं ना कहीं आप रॉन्ग साइड पर चले गए थे। लेकिन अभी आप सरकार में हैं, आपके सभी अफसर स्ट्राइक पर है, क्या आपकी तरफ से कोई पहल हुई है कि उनके साथ बात हो, उनकी बात को सुने, या कहीं एफआईआर जो होना था वो हुआ, कुछ हो, ताकि कल का दिन जो है वो कामकाज आपके सचिवालय में हो, वरना कल भी नारेबाजी होगी। तो क्या कुछ आपकी सरकार के अंदर स्ट्रेटजी बनाई गई है, ये जरा आज आप बता दें दिल्ली के लोगों को। देखिए गौहर साहब, मुझे ताज्जुब इसी बात का है कि सचिवालय के अंदर अफसर बीजेपी के नारे लगा रहे हैं और हमारे मंत्रियों को और हमारे अधिकार, जो हमारे जनता के प्रतिनिधि हैं, विधायकों को, और जो दिल्ली डायलॉग कमीशन के चेयरमैन आशीष खेतान जी पे हाथ उठाया जाता है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्वक है, जो बहुत दुर्भाग्य है। हमने दिल्ली पुलिस को भी कंप्लेंट दी है, हमने गृह मंत्रालय से भी समय मांगा, हमने एलजी साहब से भी। बकार साहब, आप सरकार में है या अपोजिशन में है? सर देखिए, निष्पक्ष जांच कराइए। सरकार में है या अपोजिशन में, पहले ये फैसला करें आप। सर आप निष्पक्ष जांच कराइए, चूंकि हमारे तो हाथ बांध के हमसे कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स को धमकाया जा रहा है, उनपे कोई प्रेशर है, दबाव है, मैं नहीं बता सकता किस चीज का दबाव है। पूरा ब्यूरोक्रेसी यहां पर दिल्ली के अंदर दबाव में काम कर रही है। किसका दबाव है? ये दूध का दूध पानी का पानी तब होगा जब निष्पक्ष जांच होगी। हमने एलजी साहब को भी लेटर लिख के दिया है कि आप इसकी जांच कराइए, जो भी दोषी है उसके खिलाफ फुटेज जारी कर दीजिए, सख्त से सख्त कार्रवाई। प्रोफेसर रवि रंजन जी, जिस तरीके से आपका मानना है कि उन्हें वो बेबसी सीधे दिखाई दे रही है, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो सरकार में है या अपोजिशन में है, क्या कुछ करें इस मामले को लेकर। लेकिन जिस सिमत में अब ये, जिस डायरेक्शन में अब ये पूरा केस चल रहा है और ये हर लम्हा गुजरने के साथ हाई प्रोफाइल बन रहा है, आप कल के दिन को कैसे देखते हैं? क्या कल भी नाराबाजी होगी? क्या कल भी दिल्ली के लोगों के काम नहीं होंगे? नहीं, हमको लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स तो अपनी मांग पे टिके हुए हैं। एक चीज यहाँ पे समझना पड़ेगा, जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उनसे कहना है, उनको जनता ने चुन के भेजा है, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है, लेकिन संविधान के प्रति ब्यूरोक्रेट्स की जवाबदेही, ये भी उनको समझना चाहिए कि कोई चीज प्रोसेस से होगा, कोई प्रोसीजर है। अगर मान लिया उनको लग रहा है कि चीफ सेक्रेटरी हमारा काम नहीं कर रहा है, वो चीफ मिनिस्टर एलजी को कंप्लेन करते हैं, वहां नहीं है, कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। होम मिनिस्ट्री में जाइए डायरेक्टली, तो नहीं, होम मिनिस्ट्री भी मान लीजिए आपको लग रहा है अपोजिशन पार्टी का है, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। कोर्ट ने फेडरल सिस्टम के बीच में, जब केंद्र और राज्यों के बीच में टकरार होता है, तो उसके लिए रास्ता बना हुआ है, हमारे संविधान में ये रास्ता दिया गया है। नहीं कि आप किसी अधिकारी के ऊपर हाथ उठाएंगे या किसी से बदसलूकी करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब कोई पॉलिटिशियन जीत के आता है और वो नेता बनता है, तो वो देश का मालिक नहीं है, रॉबिन हुड नहीं है कि जो रात में मन किया या कभी हमको मन किया, अभी इच्छा हुई हमारी कि ये चीज लागू हो जाए। ये फरमान नहीं हो सकता है। कोई भी कानून लागू होगा या कोई नीति बनेगी, एक सिस्टम के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसके लिए। आप उस प्रोसेस को एक दिन में लांग नहीं देंगे कि मैं कल को जनता के लिए ताजमहल बना दूंगा, भले हमारे पास पैसा है या नहीं है। यू कांट से दिस, बिकॉज आपका जो भी जनता के साथ कमिटमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के तहत होना चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन को जंप नहीं कर सकते हैं। तो यहां जो मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेटिक न्यूट्रलिटी को देखते हुए जो लोग भी सिविल सर्विसेज में जाते हैं, वो भारत की संविधान की वो भी ओथ लेते हैं, और उनका वो ये ओथ होता है कि हम वो भी अकाउंटेबल है, लेकिन उस प्रोसेस को अडॉप्ट करने की जरूरत है। वो संविधान के प्रति रेस्पॉन्सिबल है। और अनुज जी, अब 3 साल तो आपके चले गए हैं,
बन गई है हुकूमत, 3 साल हो गए, लेकिन 3 साल के जो ना विवाद ज्यादा और काम कितना हुआ ये तो अभी सबके सामने, और वकार साहब इस पर ज्यादा भी बात करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, आगे कैसे आप देखते हैं? आपके लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए कितना आसान ये सारा गेम प्लान चल रहा है? देखिए, इसमें कांग्रेस का तो गेम प्लान का या कोई और दंड का, इसको गेम प्लान के तहत नहीं देखना चाहिए। चाहिए मैं आज जो प्रकरण हुआ है, ये कल रात को जो अंशु प्रकाश जी, जो हमारे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं, जिस प्रकार से उनकी बेइज्जती हुई और उनके ऊपर हाथ उठाया गया, देखिए वो बहुत ही सीनियर IAS ऑफिसर है, लगभग 30-35 सालों की उनकी सर्विसेज हो चुकी हैं, और इससे पहले वो तमाम तरह की पार्टी की सरकारों के साथ जो है, कांग्रेस की पार्टी के साथ भी काम कर चुके हैं और अन्य दलों के साथ भी काम कर चुके हैं, और केंद्र सरकार में भी वो अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। आप इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट को, और जो चीफ सेक्रेटरी लेवल पर पहुंच गया है, जो चीफ सेक्रेटरी का मतलब होता है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी को वो हेड कर रहे हैं, और आप उनको इस प्रकार से बुला के अपने विधायकों से जो है अनादर करा रहे हो। पहली बात तो रात को उनको 11 बजे 10 बजे बुलाने का कोई औचित्य नहीं था, वो भी राशन कार्ड मामले में। राशन कार्ड के लिए अगर बुलाया जाना था तो वो जो सिविल अपना फूड एंड सिविल सप्लाईज के जो कमिश्नर है, वो उनका मैटर था, ये चीफ सेक्रेटरी का मैटर नहीं है राशन कार्ड का मैटर। आपने जानबूझकर किसी सोची समझी साजिश के तहत उनको रात को बुलाया, उनको अपमानित करने के लिए बुलाया और उनके ऊपर हमला बोला गया। ये बिल्कुल ये गलत रणनीति के तहत ये सरकार चल रही है। और अगर आज ब्यूरोक्रेसी अगर हड़ताल पर गए हैं तो ये सरकार ने उनको जाने पर मजबूर किया है। इससे पहले 15 साल शीला जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही। हम पूछना चाहते हैं गौर साहब, आप बता दें कि एक बार कोई भी एक छोटा सा ऐसा इंसिडेंस रहा हो जब शीला जी ने 98 में मुख्यमंत्री बनी थी, के खिलाफ कोई इस तरह से किसी भी स्टेट के अंदर बहुत कम देखने को मिला। लेकिन एक मिनट और लेना चाहूंगा, एक मिनट और लेना चाहूंगा। मैं आता हूं आपके पास। मैं 98 की बात करूंगा, जिस समय शीला जी सबसे पहले मुख्यमंत्री बनी थी। उस समय केंद्र में भाजपा की सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे, और दिल्ली में इनके बनाए हुए जो है कपूर साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। लेकिन टकराव उस समय भी हितों को लेकर के हुआ, पर कभी भी जो है वो टकराव कार्यप्रणाली के ऊपर हावी नहीं होने दिया। शीला जी ने सबके साथ मिल बैठ करके, और जो अधिकार दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिले हुए थे, उन सीमित अधिकारों से दिल्ली की जनता की सेवा की। उसका नतीजा ये निकला कि दिल्ली की जनता ने उनको 3 बार मुख्यमंत्री का मौका मिला, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, और दिल्ली में भरपूर विकास हुआ। आज तुमको, आपके पास भरपूर समर्थन है, पूरी की पूरी आपके पास पूर्ण बहुमत है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार को इतना प्रचंड बहुमत दिया कि 70 में से 67 सीटें आपको जिता के भेजी, और आपने जब से सत्ता पे बैठे हैं, बैठ करके आपने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर दिया। दिल्ली में काम नहीं कर रहे हैं। और आप हुकूमत पर यह भी इल्जाम है, गवर्नमेंट पर यह भी इल्जाम है कि राशन कार्ड तो बहाना था, असल में पब्लिसिटी का मामला था कि जो होर्डिंग्स लगी है, जो लगानी है, उस पर कुछ चीजें थी जिनको लेकर आपके चीफ सेक्रेटरी ने यह कहा कि ये नहीं हो सकता, नहीं करूंगा। तो उसके बाद ही मामला तू मैं इतना ज्यादा बदल गया कि वो पैदल बाहर चले गए, उन्हें गाड़ी का भी वेट नहीं किया। अगरचे आपके एक नेता उनके गेट तक भी जाते हैं उनके साथ, वो भी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। लेकिन किस हद तक ये बात सही है कि राशन का मामला नहीं है, एडवर्टीजमेंट का मामला था? सर अशफाक साहब, जिसकी आज ये मीडिया में भी बात उछल रही है कि ये एडवर्टाइज का मामला था, हमारे 3 साल पूरे हुए कम से कम 1 हफ्ता गुजर चुका है। वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है। चूंकि आज हम होर्डिंग या आज सेलिब्रेशन नहीं मना रहे हैं हम अपनी सरकार को 3 साल कंप्लीट करने का, वो हम पिछले हफ्ते मना चुके हैं। जो चीज गुजर चुकी उसके लिए हम आगे क्या बात करेंगे? एक बोर्ड हम लगा चुके, क्या उसके लिए हम दोबारा से आर्ग्यू करेंगे कि आप बोर्ड लगवाइए या नहीं लगवाइए, हम लगा सकते हैं या नहीं? ये सब फर्जी बातें हैं, झूठ बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं ये मामला आ रहा है कि उस राजनीतिक रंग चढ़ता जा रहा है हमारे ब्यूरोक्रेसी पे, जो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के लिए बहुत खतरनाक है, अलोकतांत्रिक है ये, और इस तरह से जनता के अगर आपकी बात को ही माना जाए, मैं आता हूं, अगर आपकी बात को ही माना जाता कि ये एक राजनीतिक सोच पनप रही है हमारी सिविल सोसाइटी के अंदर, हमारी सिविल सर्विसेज के अंदर, तो आप हुकूमत इसको रोकने के लिए क्या कुछ इकदाम, क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए, ऑलरेडी आप देखने को कहेंगे। जी, ऑलरेडी हमने केस किए हुए हैं, हमारे टकराव केंद्र से है। हमने कहीं ना कहीं अपने हकों के लिए कोर्ट में, हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है। कई बार एलजी को फटकार लगा चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट। अब ये देखिए ना, IAS लॉबी, अगर बंसल परिवार का मर्डर हो जाता, बंसल परिवार खुदकुशी कर लेता है, कहीं नहीं बोलती। ये IAS लॉबी, कुंडू फैमिली का लड़की का बलात्कार का प्रयास किया जाता, कहीं नहीं बोलती। आज अरविंद केजरीवाल अगर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा काम करो, झूठ बोल के वो बाहर आ जाते हैं, और IAS लॉबी खड़ी हो जाती है कि हम काम नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं गौर साहब, इसमें मुझे राजनीतिक रंग ज्यादा दिख रहा है। यही नतीजा कि सचिवालय की ताजा घटना देखिए आप,
हमारे एक मिनिस्टर को, खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन को लिफ्ट के अंदर बंदी बना लिया गया। सचिवालय के अंदर आप पार्टी के नारेबाजी हो रही है, बीजेपी के नारे लग रहे हैं, तो ये क्या क्या शो करना चाहता है? कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये आपके पार्टी वर्कर्स वहां पर गए थे। देखिए गौर जी, पहली बात, जैसे कि रवि जी ने बताया, इस देश के अंदर एक फेडरल सिस्टम है। हम वकार जी की सारी बातों को सच मान लेते हैं कि ये राशन के लिए बुला रहे थे, अपने झूठे एडवर्टीजमेंट नहीं कराना चाह रहे थे कि तो रात को 12 बजे किस लिए बुलाया इन्होंने? जैसे कि रवि जी ने कहा, आप सुन लीजिए एक बार, आप सुन लीजिए, वकार जी सुन लीजिए, हमने आदत डालिए, सुनिए की आदत डालिए, नहीं तो इसी तरह से आप जो आप कर रहे हैं सुनने की आदत डाल लीजिए। 12 विधायक आपके जेल जा चुके, बाकी सब जाने वाले हैं। आप रुकिए, सुन लीजिए। आप ये देखिए, अगर हम इनकी सारी बात सच मान लें कि इन्होंने 12 बजे क्या जरूरत, आज आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी का रेजिडेंस का आप 1 महीने का चित्र ले लीजिए। पूरे 1 महीने में 5 बार भी मुख्यमंत्री घर से बाहर नहीं निकलते हैं, अपने सेक्रेटरिएट नहीं जाते हैं। अगर इनको ये जो बार बार कह रहे हैं हमें 12 बजे भी चिंता नहीं है, रात को मीटिंग करेंगे, पूरे महीने 5 मीटिंग नहीं करते मुख्यमंत्री, अपने कार्यालय में नहीं जाते। आज ये कह रहे हैं हम रात को 12 बजे दिल्ली की जनता की चिंता कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के हित की बात कर रहे हैं। झूठे वादे कर आप लोग दिल्ली में आ गए और बात कर रहे हैं कि 12 बजे दिल्ली की जनता की चिंता कर रहे थे। आप अपने झूठे एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए चीफ सेक्रेटरी पर दबाव बना रहे थे। चीफ सेक्रेटरी ने जब मना कर दिया तो ये आज टीवी पर बैठकर ड्रामा कर रहे हैं, चाहे नई स्टोरी बना रहे हैं यहां पर बैठकर, और पूरे ब्यूरोक्रेसी को गाली निकाल रहे हैं आप। ये जो ड्रामा है आपका, ये वकार जी, ये ड्रामा खत्म हो चुका है। दिल्ली के लोग आपको जान चुके हैं। जो आप कह रहे थे कि हम दिल्ली के मालिक हैं, दिल्ली के मालिक नहीं है आप, दिल्ली के सेवक हैं आप। चलिए मैं तुम्हारा भी आपके पास आऊंगा। आपकी जो अपनी मानसिकता मालिक वाली, इससे बाहर आना पड़ेगा आपको। 3 साल के दौरान अब जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, चूंकि अभी इनिशियल रिपोर्ट्स ये है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट्स ये बता रही है कि आप जिस ग्रिप के साथ आई थी, जिस फ्लो के साथ आ रही है, वो फ्लो कहीं रहा नहीं, वो ठहराव कहीं रहा नहीं, वो कहीं ना कहीं ग्राफ कम हो रहा है। और आज भी जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, जो कल एक सर्वे सामने आया है, उसमें भी आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि सर्वेज पर सबसे ज्यादा भरोसा आप करता है। अरविंद केजरीवाल बार बार सर्वे करके हर बात करवाते थे। क्या आपको लगता है कि ये जो रिपोर्ट मीडिया से आ रही है, ग्राउंड से आ रही है, लेफ्ट राइट से आ रही है, उसकी वजह से भी पार्टी के अंदर तनाव है? वही वजह कि एक बात करता है, दूसरा एक बात करता है, और इंटरनल रेवोल्यूशन पार्टी के अंदर अब इतना है कि वो भी खुलकर सामने आ रहा है, और उसकी वजह से जो काम दिल्ली का होना था वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला क्या है इसकी तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, और जो आप रिपोर्ट बता रहे हैं उसमें जरूर है कि जनता का मूड में स्विंग आ रहा है, बिकॉज जो वादे इन्होंने किए होंगे वो पूरे हो रहे हैं चाहे नहीं हो रहे हैं। लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें 2 बात आपको समझना पड़ेगा। केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर बनने के पहले जानते थे कि दिल्ली की जो हुकूमत है उस पर ज्यादा कंट्रोल सेंट्रल का है। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते थे और आज बार बार कह रहे हैं कि सेंटर हमें काम नहीं करने दे रहा है। दिल्ली की जो दिल्ली जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में है वो स्पेशल स्टेट है, इट इज नॉट लाइक अदर स्टेट, दूसरे राज्यों के बराबर नहीं है। और वो कंपेरिजन अगर ये करें कि हम दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बराबर हमारे काम करें, वो पॉसिबल नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में। तो जो डिजाइन में आप जीत के आए हैं आप उसी डिजाइन में काम करेंगे, उसको ब्रेक नहीं करेंगे। दूसरी बात, जहां अभी आम आदमी पार्टी के नेता जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेट लगातार यूनाइट होकर सरकार को काम न करने देने की जो साजिश रच रहे हैं या जो उनका इल्जाम है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन एक बात यह भी सोचिए, जब केंद्र सरकार की तरफ से सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी के सही माने जो सचिव थे उनके ऑफिस में छापा मारा था, तो भी ये ब्यूरोक्रेट केंद्र सरकार के उस डिसीजन का मुखालफत किए थे, क्योंकि उनको लगा था कि उनके काम करने में केंद्र सरकार की तरफ से एक तरह से प्रेशर आ रहा है। तो ये बात नहीं है, ब्यूरोक्रेट की अपनी एक न्यूट्रलिटी होती है, उस न्यूट्रलिटी के साथ काम करता है। और ये हमेशा याद रखिए कि आपकी अकाउंटेबिलिटी तो 5 साल में खत्म हो जाएगी, लेकिन ब्यूरोक्रेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बार-बार संवैधानिक दायित्व जो है वह दायित्व उसके रिटायरमेंट के डे तक है। अगर एक दिन भी उसके दायित्व में उसने एक चूक कर दी तो उसको अपने सर्विस से, अपने रिकॉर्ड से, अपने पास से पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो पब्लिक के प्रति संवैधानिक तौर से राजनेताओं की तुलना में वो ज्यादा लंबे समय तक जिम्मेवार है। और कोई भी राजनेता यह सोचता है कि नहीं हम संविधान के परे जाके काम करें, या वो पॉसिबल नहीं, होना भी नहीं चाहिए। उस चीज को हमें अनुज जी आपको डिबेट में लाना चाहूंगा। मैं आता हूं आपके पास भी। जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं,
जो बातें हो रही हैं, क्या उसका इंपैक्ट आपके अंदर है? ये सारी हड़बड़ी हुई है या और भी कुछ है? देखिए, निश्चित तौर पे ये हड़बड़ाहट तो है ही है। अब 21 सीटों पे चुनाव सर पर हैं और काम दिल्ली में 3 सालों में कुछ किया नहीं है। केवल और केवल ये भी भाजपा की तरह जुमलेबाजी ही करते रहे हैं और जितने इन्होंने फ्री देने की चीजें, सर्विसेज देने की वायदे किए थे, वो कुछ नहीं कर पाए। आज दिल्ली का युवा पूछ रहा है कि कहां है वो फ्री वाईफाई। आज दिल्ली की महिलाएं पूछ रही है वो कहां है डीटीसी बसों में जो आपने बोला था सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। दिल्ली की सड़कों में 2 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। दिल्ली में 20 नए कॉलेजेस खोल के देंगे। और जो है आज हालात ये है कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों से 95,000 स्टूडेंट्स कम हो गए हैं और इनके 111 डिस्पेंसरियां इनकी बंद हो गई हैं। ड्रामा करने के लिए इन्होंने जो है मोहल्ला क्लिनिक खोल करके डिस्पेंसरियां बंद कर दी और अपने आम आदमी पार्टी के जो इनके वर्कर थे उनको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने के हितों से उनके घरों में किराए की जो देने के लिए उनके यहां मोहल्ला क्लिनिक खोले थे और जो सरकारी भवनों में डिस्पेंसरी चल रही थी सरकारी, उनको बंद करके वहां बैठा दिए गए। और हालात ये है कि वो करोड़ों रुपए सरकार का जो है जनता की टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा वो आज बेच जा रहा है। वो मोहल्ला क्लिनिक चल नहीं रहे हैं। ये संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं। इनके तमाम मंत्री, इनके तमाम विधायकों पर जितने आरोप लगे हैं, आज देश की जनता देख चुकी है किस प्रकार से इन्होंने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ क्या हाल किया इन्होंने। इन लोगों ने अपनी पार्टी के नेताओं को, जो लोग अपना पार्टी की कार्यकारिणी में बुला करके पीट सकते हैं, जिन लोगों ने पार्टी को बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक दिया और प्रशांत भूषण ने, आज उनको ये धक्के मार के निकाल सकते हैं। और ये आज जो अंशु प्रकाश जी का जो प्रकरण हुआ है, ये पहला प्रकरण नहीं है। देखिए, इतने सीनियर IAS ऑफिसर जिनके बारे में कहावत है कि बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है और आज तक उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, किसी से कोई गलत नहीं बोले, हर पार्टी की सरकार के साथ उन्होंने काम किया। 35 साल की उनकी लंबी सर्विस है और झूठे आरोप। अशोक जी, क्या आपको लगता है कि जो रिपोर्ट सामने है, जो बातें सामने है, उससे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा हुई है आपके अंदर और जो गवर्नेंस इन्हें करना था वो नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, अगर आप दिल्ली में देखें, जैसे कि रवि जी ने भी बताया कि दिल्ली में जो हेल्थ है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो PWD, वो दिल्ली सरकार के पास है, उनका अपना अधिकार है। लेकिन जो DDA है, भूमि है, पुलिस है, वो केंद्र के पास है, LG के माध्यम से काम होता है। अब आप ये देखिए, जो आम आदमी पार्टी है उसने जब 3 साल पहले जो बड़े बड़े वायदे किए हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट को लेकर, जब उनको ही लगा कि हम नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने एक दूसरा रास्ता ढूंढा कि हम केंद्र के साथ, क्योंकि इनको काम नहीं करना था। आप देखिए कि ट्रांसपोर्ट जो है वो दिल्ली के पास है, दिल्ली सरकार के पास है। इन्होंने वादा किया हम 10,000 नई बसें लाएंगे, पहले से 1,000 बसें कम कर दी। एजुकेशन में आप देखिए, इन्होंने कहा कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, आज 1.5 लाख बच्चे कम हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों से 1.5 लाख बच्चे कम हो गए और वो पब्लिक स्कूलों में ऐड हो गए। आप इसी तरह से हेल्थ में आप देखिए, इन्होंने कहा कि हम 10,000 बेड बनाएंगे। मैं अभी रिपोर्ट देख रहा था एक RTI के माध्यम से, 748 बेड कम हो गए। तो जिन चीजों का दिल्ली सरकार के पास एक सेकंड गौर जी, मेरी बात समाप्त कर दीजिए। जिन चीजों का पूरी तरह से दिल्ली सरकार के पास अधिकार है काम करने का, उसमें पूरी तरह से फेल हो गई है दिल्ली सरकार। लेकिन उसको पब्लिक फेस करने के लिए आज उनको 20 सीटों में अपनी जमानत जब्त नजर आ रही है। आने वाले चुनाव कैसे आए, तो उन्होंने एक संघर्ष का रास्ता केंद्र के साथ खोला कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन केंद्र काम नहीं करना देना चाहती। लेकिन दिल्ली की जनता देख चुकी है, पहचान चुकी है अरविंद केजरीवाल का चेहरा, मनीष सिसोदिया का चेहरा, कि टकराव की राजनीति करना चाहते हैं। आज दिल्ली में देखिए, पिछले 3 साल से एक भी फ्लाईओवर इन्होंने प्लान नहीं किया। चलिए डेवलपमेंट के नाम पर जीरो, और जिस जैसे कि 17,000 करोड़ का बजट लैप्स हो गया, 65 योजनाएं बिल्कुल लैप्स हो गई। तो ये कोई जवाब ले अंदर नहीं करना चाहते, जिन कामों का इनके पास अधिकार है पूरा नहीं करना चाहते। दिल्ली की जनता आज आपसे सुनना चाहेगी कि जो इन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को भी क्रॉस कर दिया। एक मिनट जरा वकार को बोलने दें। जिस तरीके से प्रोफेसर रवि रंजन जी ने कहा कि एक सिस्टम होता है, फेडरल सिस्टम होता है, देश का अपना सिस्टम है, आप उसको अबव द लाइन्स करके नहीं चल सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल जब चुनावी दंगल में आए थे तो उन्हें ये सारी चीजें पता थी, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं। आज सिस्टम के खिलाफ वो बात कर रहे हैं, समझ से बाहर है। लेकिन जो एजेंडा आपका था, जो आपने अपना घोषणा पत्र दिया था, 3 साल में
वो कहीं पर उस तरीके से नजर नहीं आया जो उम्मीदें दिल्ली की जनता की थी। सवाल तीनों साइड से उठे हैं, आप जरा जवाब दें इन सभी सवालों का। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बता दूं, देखिए ब्यूरोक्रेट्स की बिल्कुल एक संवैधानिक दायरा होता है, लेकिन जब जवाबदेही कहां पे कौन देगा? अगर हमसे जनता एक सवाल कर रही है, जनता को राशन नहीं मिल रहा है, हम कहां पे जाएंगे? हम जाहिर बात है अपने मुख्य सचिव को बुला के उनसे बात करेंगे। ये मुख्यमंत्री की कमजोरी है। आप बात करेंगे, उनको पीटेंगे थोड़ा ना। नहीं पीटा नहीं, आप उनसे धमकाएंगे थोड़ा। चलिए आप बताइए वकार साहब, आप बताइए मत, आप डिबेट को भटकाइए। चलिए बताइए। ये तो नहीं भटकाइए मत आप। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, आप बात करेंगे मुख्य सचिव से। अगर मुख्य सचिव आपकी बात नहीं मान रहे तो एक व्यवस्था है, आप एलजी के पास जाएंगे, एलजी आपकी बात नहीं सुन रहे तो हाईकोर्ट जाएंगे। साहब से बड़े दो अहम सवाल पूछे, इनको जरा जवाब देने के पहले आप पिटाई करेंगे, धमकाएंगे लोगों को। टेक्निकल तो कल दूसरे के आधार से लिंक करके राशन मिल रहा था, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी। हमारे उप मुख्यमंत्री ऑलरेडी कह चुके थे पब्लिक को कि अगर आधार नहीं है तो भी राशन आपको मिलेगा, और 10 दिन के अंदर अंदर चूंकि हमने एक स्कीम लागू करी है कि राशन आपके घर पहुंचेगा, डोर स्टेप डिलीवरी आपको देनी पड़ेगी। उसकी जवाबदेही हम किससे लें, उसके लिए हमने ये मीटिंग बुलाई थी। उसके लिए हमारे विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे, मुख्य सचिव जी को तलब किया गया, वहां बुलाया गया, उनसे जवाब मांगा गया। बजाय इसके अच्छा तो ये होता, बेहतर तो ये होता जनता के हित के लिए कि वो उसका समाधान करते। वो साफ वहां पे कह दिया कि आपके प्रति मेरी कोई जवाबदेही नहीं है, मैं कोई भी सवाल का जवाब सिर्फ एलजी को दे सकता हूं। देखिए एलजी को यहाँ की जनता ने नहीं चुना है, ब्यूरोक्रेट्स को यहाँ की जनता ने नहीं चुना है, यहाँ की जनता को दिल्ली सरकार ने चुना है। दिल्ली सरकार वकार साहब इसमें सबसे अच्छा तो यह है कि उस वीडियो को रिलीज कर दीजिए आप। घोषणा पत्र वकार साहब सवाल तो सबसे ज्यादा आप पर फिर उठेंगे, जमात पर, आपकी पार्टी पर, तो वीडियो रिलीज कर दीजिए कि क्या कुछ हुआ है वहां। वीडियो रिलीज किया, देखिए हमारे विधायक हाथ पैर जोड़ते हुए उनके साथ आप रिलीज करिए। देखिए वाली बात है वो वीडियो अभी तक भी रिलीज नहीं किया है। जहां पर बैठे, जहां पर मार पिटाई हुई वो रिलीज कीजिए। सचिव के पीछे पीछे हाथ जोड़ते हुए जा रहे हैं, हाथ पैर जोड़ते हुए मिन्नत। मुख्य सचिव भाग रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं बगैर गाड़ी के। चलिए बगैर गाड़ी के निकल रहे हैं। हमारा दूसरा सवाल का जवाब रिलीज कर दे। वीडियो देखिए ना, आप अंदर का वीडियो नहीं रिलीज कर रहे, उलट सचिवालय का वीडियो मुख्य सचिव वकार साहब मार रहे हैं। चलिए मैं जरा धमका रहे हैं। वकार साहब अब वो वीडियो रिलीज होगा अपने टाइम पर तो जरूर आप भी करेंगे वो, लेकिन जो बड़े सवाल है, आपने जो वादे दिल्ली की जनता से किए थे उनका क्या, वो पूरे कब होंगे? कब तक आप ये कहेंगे कि एलजी मान नहीं रहा है और हमारी होम मिनिस्ट्री में चल नहीं रही है? ये देखिए, हम इतने प्रेशर के बावजूद दिल्ली के जनता के हित में हजारों काम कर चुके हैं। वो पानी का हो, 20,000 लीटर पानी फ्री देने की बात हो, एजुकेशन में मेरे बीजेपी के साथी बोल रहे थे कि कुछ नहीं किया एजुकेशन में। मैं आपको बता दूं 8,500 कमरे हमने बनवाए हैं, जो 20 स्कूलों से कहीं ज्यादा हैं। डीटीयू बच्चे तो कम हो गए, स्कूलों से बच्चे तो कम हो गए, आज बच्चे को छोड़े जा रहे हैं। सब सवालों टीचर आपने अपॉइंट नहीं किए, कमरे बनवा दिए, 1.5 लाख स्टूडेंट कम हो गए। एजुकेशन के बोलने दे। इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे विदेशों की बात कर रहा हूं कि हेल्थ के मामले में हम नंबर 1 आए हैं। सारे अस्पतालों की हालत देखिए, फ्री में दवाई मिलती है और हर अस्पताल में मिलती है। कालाबाजारी चल रही है दवाओं की, हॉस्पिटल्स में दवाएं मरीजों को नहीं मिल रही, कालाबाजारी चल रही है। का टाइम 1 महीने का दिया जाता है तो वास्तविकता की बात की जाए, इलाज करा सकते हैं। ये दिल्ली सरकार की सोच है। दिल्ली सरकार हर मामले में अपना पूरा 100% दे रही है। वकार साहब एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा, माफिया राज और लाइसेंस का माफिया जो दिल्ली में सबसे ज्यादा था, क्या वो खत्म हुआ? बिल्कुल, देखिए आप टैंकर घोटाला, आप मेरे साथ अभी चलिए, दोनों चीजें मैं आपको दिखा दूंगा और आपकी सरकार आप लाइए। देखिए सरिता खुला चैलेंज में कर रहा हूं, संगम विहार में, वसंत कुंज में पानी नहीं आता था। 4 से 5,000 रुपए में कोई भी लाइसेंस आप दिल्ली सरकार से बनवा सकते हैं। आज भी ये आपके लूप होल से आप मान नहीं रहे हैं। नहीं, हमने उल्टा सिंगल विंडो कर दिया। देखिए पहले कोई भी यहाँ पे इवेंट करने के विंडो चलनी तो चाहिए, वकार जी परमिशन चाहिए थी। आज के टाइम में हमने सिंगल विंडो परमिशन कर दी है। आप दिल्ली के अंदर कोई भी बड़ा इवेंट करिए,
आपको एक विंडो पे जाना और आपकी सारी एनओसी क्लियर मिलेंगी आपको। गौर जी, आज तक नहीं होता था। ठीक है, प्रोफेसर रवि रंजन जी आपको थोड़ा समझाएंगे कि क्या कुछ हुआ है पानी के बारे में। आप अभी बताएंगे कि ये बताएंगे सियासी सवाल हुआ है। एक मिनट, नॉन पॉलिटिकल आदमी से भी आप बात सुन लीजिए। प्रोफेसर रवि रंजन जी आपको बताएंगे एजुकेशन का भी और दिल्ली का हाल। 2 मिनट सुन लीजिए जी। एजुकेशन हेल्थ में ठीक है, आप दावा कर रहे हैं, उस दावा को जनता जवाब देगी आपको। अब काम किए होंगे, अच्छी बात है, वो सब आपकी बातों से हम सहमत हो रहे हैं। लेकिन देखिए, बार बार ये भी कहा जा रहा है कि आप सरकार की नियति बहुत साफ है, इसके लिए आपने काफी होर्डिंग लगवाए हैं। उसके उतना होर्डिंग लगाने का जरूरत नहीं था कि नियति साफ है। नियति साफ है तो साफ है। जो सबसे अहम बात है कि कोई भी नियति को नीति में बदलकर लागू करने के लिए नियम को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप बार बार नियम फॉलो करने से भटकेंगे तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जनता को, आप एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। देखिए, आप जब राजनेता हैं, मंत्री हैं, तो आप जनता के लिए गार्जियन हैं। अगर आप उनको नियम से भटक जाएंगे, संविधान की अवहेलना करेंगे, तो उनके मन में भी यही आएगा कि जितना नियम तोड़ना है तोड़ो, जो चाहो वो मिल जाएगा। तो इस तरीका, ये जो तरीका है कि नियम तोड़ के हम सब कुछ पालें, वो डेमोक्रेसी को एनार्की की तरफ ले जाता है, वो लोकतंत्र को एक अराजकता की स्थिति में ले जाता है। और किसी भी देखिए, किसी भी तरीके से हम जनता के साथ काम तभी तक कर पाएंगे जब तक यह लोकतांत्रिक व्यवस्था बची रहेगी। जब लोकतांत्रिक फायदा नहीं आ पाएगा। मैं जो वकार जी अभी कह रहे थे कि हमने दिल्ली का जो पानी था वो माफ कर दिया, मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो 20,000 लीटर से कम के जो दिल्ली के अंदर मीटर हैं वो सिर्फ 8% है। यानी कि 92% लोगों के ऊपर 30% का रेट आज दिल्ली के लोग वहन कर रहे हैं। 30% इन्होंने रेट बढ़ा दिए। पिछले 5 साल में बिल्कुल भी रेट नहीं बढ़े थे, लेकिन जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर आई है, 92% लोग 30% ज्यादा पानी का बिल पे करने के लिए मजबूर हो गए। सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जो 20,000 लीटर से कम का उनका मीटर काम करता है। दूसरी बात, इन्होंने कही कि हमने कमरे बना दिए। एक टीचर इन्होंने ऐड नहीं किया। कमरे बना के क्या किया? 1.5 लाख लोग स्टूडेंट कम हो गए। वो कमरे का क्या हुआ? ये बड़े बड़े झूठे वादे, झूठी बातें जो मुख्य सचिव ने जो आपकी झूठी बातों का जो एडवर्टीजमेंट आप करना चाहते थे, उससे रोका है। वकार जी सुनिए, आप सुनिए वकार जी, जो दिल्ली के अंदर 10 लाख लोग भूखे मर रहे हैं, सड़क पर सो रहे हैं, उनकी चिंता करिए। 75 करोड़ हर साल जो एडवर्टीजमेंट पर आप खर्च कर रहे हैं, कम से कम जो दिल्ली के सड़कों पर भूखे मर रहे हैं, जिनको खाने को नहीं है, उनकी चिंता करिए। आप 75 करोड़ अपने मुख्यमंत्री का चेहरा चमकाने के लिए आप खर्च कर रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री निवास के बाहर लोग सड़क पर मर रहे हैं भूख से। चलिए वकार साहब, अब जरा मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। 3 साल आपके हो गए हैं, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके सामने है, जनता तक आपने पहुंचाया है, मामले चलते रहेंगे। कभी आप एलजी पर होंगे, कभी एलजी आपके खिलाफ होगा, कभी एक केस चलेगा, कभी दूसरा केस चलेगा, 5 साल उसमें निकल जाएंगे, चुनाव आएंगे। लेकिन 3 साल आपके खत्म होने के साथ ही सर्वे रिपोर्ट एक सामने आई है, और वो सर्वे रिपोर्ट जो बताती है इस बार अगर चुनाव इन दिनों में होते हैं तो आप सिमट कर 40 के आसपास आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी 20 या 25 के आसपास आ जाती है, और कांग्रेस 8 तक चली जाती है। तो कहां पर आप इस सर्वे रिपोर्ट को देखते हैं, और कितना आपको सोचना पड़ेगा कि अबोव द लाइन्स करना काम है या विद इन द सिस्टम काम करना है? देखिए आपके सर्वे के हिसाब से, अगर मैं आपका ही सर्वे सच मानूं, ये सर्वे जो है ये आपकी पार्टी ने किया, मैंने नहीं। कहीं ना कहीं हमारी पार्टी आज भी सरकार बनाने की पोजीशन में, स्थिति में है, ठीक है। रही बात 67 से और 40 पे आना, ये वाकई मिरेकल था कि 67 सीटें आना अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार था। ये कहीं ना कहीं हमें ऊपर वाले की देन थी कि उसने हमें 67 सीटें दी। बहुत कम राजनीति में देखने को ऐसा मिलता है कि किसी जगह पे विपक्ष के नाम पे सिर्फ 3 लोगों को छोड़ा जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक, हम तो कहेंगे ऊपर वाले की हम पे दुआ, ऊपर वाले की हम पे मेहर रही है। लेकिन अगर ये समीकरण बनता है जो मैंने कहा, और जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही है 5-8 सर्वे रिपोर्ट्स को निकालने के बाद, ये मैं बता रहा था, तो कैसे आप इसको देखते हैं राजीव रंजन जी? पीडीपी अपने आपके लिए आप क्या कहेंगे? कांग्रेस को कितनी और मेहनत करनी है, और बीजेपी के लिए तो थोड़ा रूम बढ़ चुका है।
आपके लिए संदेश पहला है कि थोड़ा सा पॉलिटिकल पावर का जो एरोगेंस है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये तो है जो अगर लग रहा है, चूंकि बार बार टकरार की स्थिति आ रही है, जनता को लगता है कि ऐसा हमारे रूलर्स हो जाए तो ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। कांग्रेस के लिए अभी उनके लोग काफी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कमबैक की पोजीशन में, कमबैक पोजीशन कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा, कांग्रेस के साथ फायदा ये है कि इनका 15 साल दिल्ली में शासन रहा है, इनके पास गिनाने के लिए काफी कुछ है जो अभी आपके कांग्रेस के प्रवक्ता इसी चैनल के माध्यम से बोल रहे थे कि शीला जी के जमाने में ये काम हुआ। बीजेपी के साथ एडवांटेज ये है कि केंद्र में सरकार है, अभी राष्ट्र का जो थोड़ा सा एक एज मिलता है वो यहाँ मिल रहा है। और चूंकि दिल्ली बीजेपी के सेंटर के अंदर आती है, उसका भी फायदा कहीं ना कहीं थोड़ा सा। अनुज जी, अगर इस तरीके के आंकड़े, तो कांग्रेस के लिए एक थोड़ा रूम तो है क्योंकि आपका स्पेस बढ़ रहा है, लेकिन क्या वाकई तौर पर लीडरशिप क्राइसिस दिल्ली प्रदेश के अंदर थी जिसकी वजह से यह हाल हुआ? और अब क्या शीला के वापस आने से और दीगर लोगों के वापस आने से कुछ मैजिकल मूवमेंट हो सकता है आगे? गौर जी, पहले तो ये जो सर्वेज आए हैं, हम इन पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि वास्तविकता इस समय दिल्ली की बदल चुकी है। अब दिल्ली की जनता बीते इन 4 वर्षों में, जब से कांग्रेस की सरकार गई है दिल्ली से और केंद्र से, वो जान चुकी है कि अगर काम किसी ने किया है, एक आम जनता, जैसे आम आदमी पार्टी है ना, एक आम नागरिक से जिनके नाम पे इन्होंने पार्टी बनाई, जनता से जाके पूछेंगे, सबके मुंह पर एक ही बात है कि काम तो किया था, वो कांग्रेस के जमाने में ही काम हुआ है, अब तो वो बीते दिनों की बात हो गई है। तो काम अगर चाहती है तो जनता को पता है कांग्रेस करेगी, तो इसलिए कांग्रेस एक जनता की और दिल्ली की जो एक जरूरत बन चुकी है, क्योंकि दिल्ली का जो ये भाजपा और आम आदमी पार्टी के टकराव की वजह से दिल्ली का जो बेहाल हो रहा है। आप अपना रिपोर्ट 2017 में अभी एमसीडी के चुनाव हुए थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की जमानतें जब्त हुई थी, और अभी दिल्ली की जनता इस बार भूल नहीं करेगी। केंद्र में एमसीडी में और दिल्ली सरकार का जब ये पहिया मिल जाएगा तो आज दिल्ली के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में अनुज यात्रा जी, वकार चौधरी साहब, प्रोफेसर रवि रंजन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बात देश में आज मेरे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। आज बात हो रही थी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरीके के हालात थे वो तो सब आपके सामने है, लेकिन उम्मीद यही करें कि ये जो एरोगेंस ऑफ पावर है ये खत्म हो और दिल्ली की जनता के लिए कोई राहत की सांस कल सुबह देखने को मिले। फिलहाल आज बात देश की में मेरे साथ इतना।